वेलकम एवरीवन। तो आज हम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। आई होप जो पुराने वीडियोस मैंने बनाए हैं जिन भी टॉपिक्स पे वो तुम लोग को समझ आ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, या फिर ये भी नहीं सुना होगा तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सुना होगा हेबर्स प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो इसमें तुम लोगों ने ये देखा होगा कि जो अमोनिया का जो प्रिपरेशन होता है उसमें वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे कौन कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है? आयरन बिहेव कर रहा है कैटलिस्ट की तरह टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन यूज हुआ है कैटलिस्ट की तरह वो क्या होता है? इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये चीज तो पता है ना तुम लोग को। फिर तुम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सुना होगा तुम लोगों ने, तो वहां पे देखा होगा निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। तो वहां पे भी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम आ गया। तो इन सभी में जनरल में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कैटलिस्ट की तरह दिखेंगे बिहेव करते हुए, ठीक है। तो आज हमें समझना है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन वाले में पढ़ा था कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये रिएक्शन के वक्त ही क्या करते हैं? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को एडॉप्ट कर लेते हैं। इस वजह से भी हम इसे क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट्स को सुनो, समझाना मेरा काम है और सुनना तुम लोगों का, ठीक है। तो अगर तुम सही से सुनोगे तो तुम लोग को सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि दे बिहेव एज कैटलिस्ट? रीजन इज एबिलिटी टू अडॉप्ट different oxidation state, ठीक है। ड्यूरिंग अ रिएक्शन मत लिखो, एबिलिटी टू अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तुम लोगों को पता है ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी करता है। तो यहाँ पे सबसे मेन रीजन ये है कि क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट तुम लोग को ये ध्यान देना है, इट हैज एक्टिव साइट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होते हैं? एक्टिव साइट्स होते हैं, या फिर कह लो फ्री वैलेंसीज होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? दे बिहेव एज कैटलिस्ट। अब एक्टिव साइट्स या फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती है ऑन देयर सरफेस, ठीक है। फ्री वैलेंसीज ऑन देयर सरफेस ये प्रेजेंट होता है। अब एक बात समझ लो, जो एक्टिव साइट्स या फ्री वैलेंसीज होती है ना, ये किसके वजह से होती है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये था दूसरा रीजन। तो ये दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम डी ब्लॉक एलिमेंट को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। आई होप इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सेकेंड पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है? सेकेंड पॉइंट कि क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके सरफेस पे एक्टिव साइट्स होते हैं। अब एक्टिव साइट वो साइट होते हैं जहां पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? आके चिपक जाते हैं, ठीक है। चिपकने के प्रोसेस को, आके उसके साथ चिपकना या उसके सरफेस पे रहना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे जब कोई भी एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा ना, तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है? एडसॉर्प्शन का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? एडसॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? एडसॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन सुन लो, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आई है तो वो सरफेस पे ही रहेगी, मतलब बल्क में नहीं जाएगी। जैसे एग्जांपल में तुम लोगों को मैं बता दूं, जैसे रसगुल्ला होता है, ठीक है,
उसे जब हम चाशनी में मिलाते हैं तो क्या होता है, चाशनी जो होती है पूरी पूरी रसगुल्ले के अंदर चली जाती है। तो ये क्या है, ये बल्क फिनोमिना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अपने हाथों से इसे मैंने हटा दिया, तो ये यहाँ पे क्या था, ये एक सरफेस फिनोमिना है। जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ सरफेस पे ही प्रेजेंट थे, इसलिए हमने इजिली उसे वाइप आउट कर दिया, ठीक है। तो समझो इस बात को, जब कोई भी एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है ना, तो सबसे पहला स्टेप ही होता है एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन किसका होता है बताओ, एड्सॉर्प्शन होता है रिएक्टेंट का। एड्सॉर्प्शन होता है रिएक्टेंट का, किस पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई, एड्सॉर्प्शन किसका होता है, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन होता है, किस पे होता है बताओ, ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ लेना। अब जहां पे वो जाके चिपकता है, मतलब जहां पे एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो कोई भी रैंडम प्लेस नहीं होता है, वो प्लेस है जिसे हमने क्या नाम दिया था, एक्टिव साइट, ठीक है। तो जहां पे भी रिएक्टेंट सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब कर रहा होगा ना, वो कौन सा साइट होगा, एक्टिव साइट पे जाके ये चीज होती है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन होता कहाँ है, एड्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा, एक्टिव साइट पे, ठीक। इतनी बात समझ आ गई तुम लोगों को। तो अब मैं तुम लोगों को ये वाला एक एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड N2, जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसके मॉलिक्यूल्स आए, और ये क्या है, हमारा कैटलिस्ट है, मतलब आयरन का सरफेस प्रेजेंट है, ये आयरन का सरफेस है। इस पे क्या होता है, इसके पास जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के मतलब इस कैटलिस्ट के सरफेस के पास आते हैं, ठीक है। पास आते हैं, पास आने के बाद क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होगा। एड्सॉर्प्शन होगा मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स थे पहले, अब वो यहाँ पे आके जब इसके सरफेस पे एक्टिव साइट्स पे, जब एक्टिव साइट पे चिपकते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, ये अपने एटम्स में डिसोसिएट हो गए, ठीक है। मतलब ये है कि H2 का जो मॉलिक्यूल था वो अलग अलग हो गया है, मतलब H2 का जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो गया है, और अब अलग अलग H हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, अलग अलग नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट्स पे जाके एड्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। जब वो एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इतनी बात तुम लोगों ने समझ लिया कि सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आके सरफेस, कैटलिस्ट के सरफेस पे चिपकना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, किसका होता है, वो मैंने बता दिया। अब हम ये समझेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है। एड्सॉर्प्शन होने का पर्पस ये है to involve chemical bonding between the reactant molecule and the metal atom that is present on the surface of the catalyst, ठीक है। पर्पस एड्सॉर्प्शन का ये होता है कि जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल था उसका रिएक्शन या उसका केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाए, किसके साथ, कैटलिस्ट के सरफेस पे जो भी रिएक्टिव एटम्स, जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके साथ उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। इसी वजह से हम यहाँ पे, इसी वजह से एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके इसके ऊपर चिपक गए और बस चिपके ही रहना है, भाई यहाँ पे रिएक्शन भी तो होना है। तो एड्सॉर्प्शन का पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्या, टू इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग, टू इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग between reactant molecule and क्या, and reactive atom present on surface of catalyst, ठीक है। तो पर्पस क्या था एड्सॉर्प्शन का, मैंने वो भी बता दिया, ताकि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए कैटलिस्ट के एटम के साथ, ठीक है। एड्सॉर्प्शन में एक और चीज होती है, बॉन्ड की वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है। किसमें, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में,
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। तो एड्सॉर्प्शन का एक और पर्पस ये होता है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में आपस में बॉन्ड था ना, वो बॉन्ड अब वीक होने लगता है। खुद सोचो ना, यहाँ पे जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहे थे आयरन की कैटलिस्ट की तरफ, जब अप्रोच कर रहे थे, तो अभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट थे। मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट थे क्योंकि इनका आपसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। जब ये इस पे एड्सॉर्ब होने लगते हैं तो एड्सॉर्प्शन के वक्त क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनका बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ स्टार्ट हो जाता है, कैटलिस्ट के साथ इनका बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और इनका खुद का बॉन्ड जो होता है वीक होने लगता है। तभी तो यहाँ पे जो N2 और हाइड्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, वो अब एटम में डिसोसिएट कर गए। एटम में डिसोसिएट तभी करेंगे ना जब खुद के बॉन्ड्स अब वीक हो गए और दूसरे के साथ क्या हो गया, बॉन्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन का पर्पस यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा एड्सॉर्प्शन होता है किसके बीच में, बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द reactive atom that is present on the surface of the catalyst। पर्पस यहाँ पे क्या होता है, मैंने तुम लोगों को बता दिया, to involve bonding between the reactant molecule and the catalyst and to weaken the bond between the reactant molecule। reactant molecule के आपस के बॉन्ड को वीक करना और सरफेस कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड को बनाना, यही एड्सॉर्प्शन का पर्पस होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप, ठीक। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। मान लो इसे तुम बी बना लो, सेकंड पॉइंट की जगह बी बना लो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या बता रही हूँ, अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ये सब क्या है, कैटलिस्ट के सरफेस पे जहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये आपस में बहुत क्लोजली प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से क्या होता है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि ये लोग क्योंकि एक दूसरे से काफी क्लोजली प्रेजेंट है, तो अब क्या होता है, इनके बीच में अगर इन मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स के बीच में अगर प्रॉपर कोलिजन होगा, तो प्रॉपर कोलिजन की वजह से ही अब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक नया टाइप का मॉलिक्यूल हमें दिखने लगता है। और वो मॉलिक्यूल हमें क्या दिखता है, अमोनिया, ठीक है, NH3। यहाँ पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन का जो एटम था वो हाइड्रोजन के एटम के साथ क्या कर रहा है, प्रॉपरली अगर कोलाइड करेगा, तो हमें ये चीज पता है ना कि प्रॉपर कोलिजन की वजह से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, कोलिजन के वजह से यहाँ पे एक नया टाइप का प्रोडक्ट बना है जो कि क्या है, अमोनिया। और जब वो फॉर्म हो जाता है तो कैटलिस्ट के सरफेस से ये जो न्यू प्रोडक्ट बना है, ये क्या हो जाता है, वापस डिसॉर्प्शन हो जाता है। इसका मतलब एडसॉर्प्शन मतलब लगना, डिसॉर्प्शन मतलब हटना, ठीक है। तो जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, जो भी नया प्रोडक्ट हमें मिला है वो सरफेस से हट जाता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्या होगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के वजह से प्रॉपर कोलिजन takes place between क्या, हाइड्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम, ठीक है, जिसके वजह से न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और वो न्यू प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। और उसके बाद एंड स्टेप होता है दैट इज डिसॉर्प्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट बना है वो कैटलिस्ट के सरफेस से हट जाएगा। क्योंकि तुम लोगों ने ये चीज पढ़ रखी होगी कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में जैसे जिस स्टेट में जाता है वो उसी स्टेट में वापस निकलता है, उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को सेकंड पॉइंट समझा दिया कि क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करे, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले आपस में सही से खुद से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उनको वो एक सरफेस देता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जहां पे वो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट बनाए, लेकिन कम टाइम में बनाए। समझ आया? जैसे कि देखो एग्जांपल में समझो, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ठीक है। अगर तुम इस रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट करते तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि क्योंकि दोनों ही गैसेस के मॉलिक्यूल है,
तो ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली इधर उधर घूम रहे होंगे, इनका प्रॉपर कोलिजन नहीं हो रहा होगा। और तुमने ये चीज पढ़ रखी है केमिकल काइनेटिक्स में कि अगर मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर कोलिजन ना हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये गैसेस मॉलिक्यूल होने की वजह से रैंडमली इधर उधर घूमते हैं तो अब इनका प्रॉपर कोलिजन नहीं हो रहा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर कह लो कैटलिस्ट क्या करता है, इनको एक सरफेस देता है। तो सरफेस देने का पर्पस ये है कि क्या करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, इनको सरफेस दे रहा है। तो सरफेस देने से क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल पहले आपस में नहीं रिएक्ट कर रहे थे वो अब कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एक्टिव साइड से एड्सॉर्प्शन करते हैं। फिर क्या होता है, एड्सॉर्प्शन करने के बाद आपस में उनका बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो वीक होने लगता है और कैटलिस्ट के सरफेस से उनका न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। अब उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि हम देखते हैं कि एटम्स और एटम जो होते हैं वो काफी एक दूसरे से क्लोजली प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच में क्या होता है, प्रॉपर कोलिजन होने लगता है। अब जब प्रॉपर कोलिजन होगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी कैसे बनेगा, कम टाइम में बनेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे कैटलिस्ट का काम ही यही है। अब तुम लोग को समझनी है फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट को कि कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी की वजह से हम डी ब्लॉक एलिमेंट को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हटा देते हैं। तो देखो अब हम फर्स्ट वाला पॉइंट समझेंगे। उसके लिए देखो हम लोगों ने क्या लिया, पहले सल्फर डाइऑक्साइड, जब उसको O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और ये रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, V2O5 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अगर प्रॉपरली या अच्छे से अगर O2 के साथ अगर रिएक्ट नहीं कर रहा होता है तो यहाँ पे वेनेडियम क्या करता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या करता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, V2O5 रिएक्ट कर रहा है, फिर वो क्या करता है, अपना एक ऑक्सीजन सल्फर को दे देता है, सल्फर डाइऑक्साइड को, और इसको किस में चेंज कर लेता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस V2O4 में चेंज कर लेता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो वेनेडियम यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और अपना ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड को देके ये खुद को फिर किस में चेंज कर लेता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लेता है। फिर ये जो V2O4 है ना, V2O4 जिसमें कि उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, विच इज नॉट अ वेरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, नॉट अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वेनेडियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेनेडियम उस फॉर्म में प्रेजेंट है जब उसके ऊपर मतलब उतना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अभी इसने एक्वायर नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्योंकि अनस्टेबल है तो डेफिनेटली रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, O2 के साथ। तो जब ये O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फिर से क्या दे देता है, V2O5 दे देगा, ठीक है। जिसमें वो फिर से किसमें आ जाएगा, +4 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को इसने चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन से तुम लोगों को क्या समझ आया कि जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में इजीली कन्वर्ट कर दे रहा है बाय गिविंग इट्स ओन ऑक्सीडेशन स्टेट, और अपना ऑक्सीडेशन बाय गिविंग इट्स ओन ऑक्सीजन। तो वो अपना ऑक्सीजन कब देने में केपेबल रहेगा बेटा, जब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा तभी तो वो अपना ऑक्सीजन देगा, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन इसको देके सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज कर लिया, ठीक है। जब इसने इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला था तो खुद अभी पहले स्टेप में ये अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अब क्योंकि जब ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा, जिसकी वजह से ये दूसरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करता है,
उससे ऑक्सीजन को ले लेगा और खुद को फिर से क्या कर लेता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लेता है। तो ये सेकंड स्टेप इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि जब कैटलिस्ट ने अपने आप को स्टेबल से अनस्टेबल इंटरमीडिएट में चेंज किया तो उसका फर्ज ये भी बनता है कि वो वापस अपने इनिशियल स्टेज में ही आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि कैटलिस्ट जो होता है जैसे तुम रिएक्शन में लेते हो वो वैसे ही तुम्हें एंड में भी मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने पहले एक के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे किया, बाय चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और वो भी ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में गया जो कि उसके लिए क्या था, अनस्टेबल था, ठीक है। फिर अपने आप को खुद वापस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करने के लिए उसने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और खुद को फिर से क्या कर लिया, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लिया। तो ऐसे तुम्हें क्या दिख रहा है, कैटलिस्ट भी एज इट इज मिल गया और प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हो गया, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है विथ लेसर टाइम, समझ आया, विथ लेसर टाइम। तो ये सब कुछ हो पाया है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को अब ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों हम डी ब्लॉक एलिमेंट को पर्टिकुलरली यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। दो रीजंस थे, दोनों मैंने समझा दिए। अच्छा, ये भी एक रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है अपने दोनों एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकता है, इस वजह से भी हम इसे कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो तुम लोग देख लेना, वो क्या है, आयरन कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन, ठीक है। उसमें तुम्हें क्या दिखेगा कि आयरन है एज ए कैटलिस्ट यूज किया है, ठीक है। और तुम्हें उसमें दिखेगा कि जो Fe है वो +3 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो पहले क्या करेगा, अपने हमें पता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है आयरन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो वो क्या करता है I- के साथ रिएक्ट करेगा और उसको I2 में बदल देता है, ठीक है। और खुद किस में बदल लेता है, Fe+2 में अपने आप को चेंज कर लेता है। अब तुम्हें पता है कि Fe+2 इज नॉट अ वेरी स्टेबल स्टेट फॉर आयरन, तो वो क्या करेगा, फिर से परसल्फेट आयन दैट इज H2O8 2- के साथ, दैट इज परसल्फेट आयन के साथ वापस रिएक्ट करता है Fe+2 और इसको किस में बदल देता है, SO4-2 और खुद को बदल लेता है Fe+3। यही चीज तो मैंने अभी तुम लोग को एक्सप्लेन की ना, कि जो कैटलिस्ट होता है वो पहले एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अपना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट खो देता है और जो भी जिसके साथ रिएक्ट किया है उसको जिसमें भी बदलना होगा उसमें बदल देगा और खुद को अनस्टेबल स्टेट में चेंज कर लेता है, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लेता है। अब क्योंकि वो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है तो इसी वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट करता है just to get the desired product and to get its desired oxidation state which is more stable for that particular catalyst, समझ आया। तो आई होप तुम लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तुम लोगों से क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से पूछा जाता है कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। रीजन तुम लोगों को मैंने बता दिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड इज इट प्रोवाइड क्या है, इट प्रोवाइड एक्टिव साइट्स फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना। वो जो भी चीज थी मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। तुम लोग अगर मेरी वीडियो देखोगे और उसके बाद अगर एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे तुम्हें एक एक लाइन अच्छे से समझ आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर लेता है, इस वजह से भी हम इसे कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक। ये पॉइंट्स समझ आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट तुम लोगों से छोटे से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो आयरन। फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी इजी, जो 11th से पढ़ते आ रहे हो, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है।